हमारे आज़ादी के आंदोलन में भी सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया है और हमारा संविधान जो है वो एकता की बात करता है, समानता की बात करता है। पहले मैं थोड़ा आपको दुरुस्त कर दूं, बाबरी मस्जिद ढहाने के तुरंत बाद मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। उस समय से मैं इस मुद्दे के बारे में समझने की कोशिश करने लग गया और आगे आने 10-12 साल बाद मैंने फिर नौकरी छोड़ के पूर्ण टाइम से यही काम कर रहा हूँ। देखिए जो सांप्रदायिक राजनीति है ये हर तरीके से अपने विरोध की आवाज़ों को दबाना चाहती है, इसलिए बहुत पॉपुलर है कि सरकार के विरोध में जो भी है उस पर ईडी, आईटी इनका हमला होता है। ये भी सरकार का एक भाग हो गए हैं। गुड मॉर्निंग सर, राम पुनियानी जी, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं टिंड पोस्टिंग में। जमशेदपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, आप थोड़ा अपने हिस्ट्री के बारे में बताइए। आप एज एन एक्टिविस्ट आप कैसे अपना करियर को चालू किए थे? जी, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा। देखिए, मुझे हमेशा से लगा कि हमारे समाज में गैर बराबरी बहुत है और ये गैर बराबरी को दूर करने का तरीका सामाजिक आंदोलन हो सकते हैं। तो ये सोच के चलते मैं ट्रेड यूनियन आंदोलन को समझने की कोशिश करने लग गया, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करने लग गया। उस समय मैं नौकरी पे भी था और उसी बीच 1992 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो मुझे लगा कि ये बाबरी मस्जिद का गिराना देश के लिए बहुत एक भयंकर खतरा है और ये हमारे संविधान पे खतरा है। केवल ये मुस्लिम समाज नहीं पर पूरे जो भी लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, ये उनके खिलाफ उठाया गया कदम है। तो तब से मैंने इस मुद्दे को समझने की कोशिश की, इस मुद्दे पर लगातार लिखने की कोशिश की। इस विषय पर मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरी समझ है कि जिस राजनीति के चलते बाबरी मस्जिद को गिराया गया वो धर्म के नाम की राजनीति है। वो धर्म नहीं है, उसमें राजनीति है और ये राजनीति यहाँ के लोकतंत्र को समाप्त करके एक ऐसा समाज लाना चाहती है जिसमें मनुस्मृति के मूल्य लगें और साथ ही साथ मुसलमान क्रिश्चियंस को दुय्यम दर्जे पे ढकेला जाए। तो तब से मैं पहले तो मैं नौकरी पे था, फिर मैंने 2004 में नौकरी छोड़ दी और लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि देश में जो माहौल है नफ़रत का, उस माहौल को दूर करने के लिए मैं लेक्चर्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, बाद में मैंने यूट्यूब चैनल भी चालू किया, वेबसाइट भी चालू की। इन माध्यमों से लोगों से मिलकर ये बताने की कोशिश की भारत में कैसे मिली जुली सभ्यता संस्कृति रही है। हमारे आज़ादी के आंदोलन में भी सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया है और हमारा संविधान जो है वो एकता की बात करता है, समानता की बात करता है। समानता में सभी धर्मों की समानता भी आती है, स्त्री पुरुष की समानता भी आती है, जातियों की समानता भी आती है। तो इसी चीज़ को प्रचार प्रसार करने के लिए मैं कोशिश में लगा हूँ। थैंक यू सर। तो आपने जैसा कहा कि बाबरी मस्जिद आपका ट्रिगर पॉइंट था जिसके कारण आपने अपना जॉब छोड़ा और एज एन एक्टिविस्ट आपने अपना करियर चालू किया। तो आज के यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? किस ट्रिगर पॉइंट तो बहुत सारे हैं, ट्रिगर होने के बाद भी हिम्मत कैसे बढ़ाया जाए कि अपना जॉब या बिजनेस कोई भी चीज हो, उस चीज से निकल के सोसाइटी के लिए और पॉलिटिकली भी कैसे एक्टिव हो? पहले मैं थोड़ा आपको दुरुस्त कर दूं, बाबरी मस्जिद ढहाने के तुरंत बाद मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। उस समय से मैं इस मुद्दे के बारे में समझने की कोशिश करने लग गया और आगे आने 10-12 साल बाद मैंने फिर नौकरी छोड़ के पूर्ण टाइम से यही काम कर रहा हूँ। अब आज के नौजवान इसमें क्या कर सकते हैं, 2-3 धरातल पर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये जो सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हुई है वो ध्रुवीकरण के माध्यम से हुई है। पोलराइजेशन जो किया गया है वो दंगों के माध्यम से करवाया गया है। दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। दंगे इसलिए करवाए जा सकते हैं क्योंकि समाज में नफरत है। नफरत ये पैदा की गई है कुछ गलत धारणाओं का प्रसार करके। गलत धारणाओं का प्रसार जैसे कि प्राचीन युग एक स्वर्णिम युग था, मनुस्मृति का पीरियड एक महान युग था एक, फिर दूसरा मुसलमान और क्रिश्चियन यहाँ विदेशी हैं। ये दो चीज़ों के आधार पे बहुत सारे मिथकों को गढ़ा गया है और
जो पूरा आरएसएस का तंत्र है, भाजपा का तंत्र है, उनके संगठनों का तंत्र है, अपनी शाखाओं के माध्यम से पिछले 95 साल से समाज में इसको फैला रहे हैं। तो हमारे लिए चुनौती ये है, पहली चुनौती तो ये है, अभी आगे आने वाले चुनाव में किसी भी कीमत पे इस प्रकार की सरकार को सत्ता में नहीं आने देना जो धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। मैं आपको बता दूं, धर्म के नाम पे जहाँ भी राष्ट्र आया है, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे आया, श्रीलंका में बुद्ध धर्म के नाम पे आया, म्यांमार में बुद्ध धर्म के नाम पे आया, अफगानिस्तान में बुद्ध धर्म के नाम पर आया, उन देशों की परिस्थिति आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। और यहाँ भी अगर धर्म के नाम की राजनीति जीत जाती है फिर से, तो हमारे पीछे जाने की प्रक्रिया मजबूत हो जाएगी। तो मेरा निवेदन ये है कि पहले तो राजनीतिक तौर पे ऐसी ताकतों को कभी सत्ता पे आने न दिया जाए, और उसका भी तरीका आप स्थानीय तरीके से सोच सकते हैं। दूसरा ये है कि इसके लिए हमको कई बार देखना पड़ेगा कि ज़्यादा खतरनाक कौन है, कम खतरनाक कौन है। कोई भी बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी पार्टी बहुत आदर्श पार्टी न होगी, पर जो कम खतरनाक है उसके साथ हमको जाना पड़ेगा। दूसरा, एक सामाजिक तौर पे एक आंदोलन करने की ज़रूरत है। वो आंदोलन ये है कि हमारे समाज में जो सूफी परंपरा थी, भक्ति परंपरा थी, जो गांधी का आंदोलन था, जिन्होंने लोगों को जोड़ा, उसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों की ज़रूरत है। जब हम मिलकर ईद का सामाजिक सांस्कृतिक पहलू मनाएं, मिलकर दिवाली का, होली का, क्रिसमस का सांस्कृतिक पहलू मनाएं, धर्म लोगों पे छोड़ दिया जाए। तीसरा, ये जो नफरत फैलाने के लिए फैलाया गया है कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, मुसलमान राजाओं ने जबरदस्ती धर्मांतरण किया, ईसाई लोग लालच से, प्रलोभन से धर्मांतरण कर रहे हैं, ये मुख्य बातें हैं। ऐसे का करीब 70-80 चीज़ों का जवाब मैंने एक किताब में दिया है, जो मैंने एक कॉपी यहाँ दी है, और वो किताब इस पर भी उपलब्ध है। मेरी जो वेबसाइट है rampuniyani.com, उस पर ये किताब उपलब्ध है। तो उसमें मैंने ये जो चीज़ें हैं, ये समाज तक ले जाने की ज़रूरत है। कैसे ले जाया जाए? ले जाने के लिए समाज के लोगों में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, जहाँ हम लोग जिम्मेदारी लें कि महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, एक लाइब्रेरी के माध्यम से YouTube वीडियोस दिखाकर समाज में सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी का मैसेज देकर लोगों के बीच में जो नफ़रत की दीवारें हैं, उन नफ़रत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाएं, ताकि हमारे भारतीय संविधान में जो बात दी है, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व या दोस्ती, उस मूल्य को मजबूती से कर सकें। अब नौजवानों के लिए मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, रोजी रोटी का सवाल होता है, नौकरी का सवाल होता है, तो हम अपने अपने रास्ते निकालें कि मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, कितना वक्त मैं दे सकता हूँ इस प्रकार के सामाजिक कार्य का, क्योंकि दाल रोटी का तो कोई और सब्स्टिट्यूट है नहीं, वो तो चाहिए, परिवार तो चाहिए, करियर तो चाहिए। पर मुझे लगता है कि हर एक जगह थोड़ा वक्त हर एक के पास निकल सकता है। थोड़ा वक्त हो, ज़्यादा वक्त हो, अगर हम सब समाज में लग जाएं एक सकारात्मक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, तो समाज का सोचने का तरीका बदल सकता है। एक और बात है, आज के जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो क्यों ना हमारे में से सब नौजवान, नवयुवतियाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। अभी हम कंप्लेन करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत नफ़रत की बातें आ रही हैं, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें से मोहब्बत का पैगाम भेजें। बहुत वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, जो तीस्ता से तलवार का सब रंग इंडिया है, या फिर अशोक कुमार पांडे का द क्रेडिबल हिस्ट्री है, सत्य हिंदी का जो एक चैनल है, और जो मेरा खुद भी चैनल और बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इनमें से जो अच्छे संदेश आते हैं, क्यों ना हम उनके टुकड़े करके अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में 100-100, 200 लोगों तक फैलाएं। ऐसा काम अगर हम लाखों नौजवान अगर इस काम को करें, तो सामाजिक चेतना में बदलाव जरूर आएगा। तो सर, आपने बहुत अच्छा रोड मैप बताया यंगस्टर्स के लिए, जिससे वो सोशल और पॉलिटिकल दोनों जगहों में एक्टिव हो सकते हैं। और आपने अपनी बुक के बारे में बात करी, आरएसएस, भाजपा
विचारधारा और राजनीतिक एजेंडा। इस बुक में सर, क्योंकि हम जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं, इसमें कुछ ऐसे आपने रेफरेंसेस ऐड किए हैं न्यूज़ क्लिक के माध्यम से। तो न्यूज़ क्लिक के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसे जर्नलिस्ट चैनल बच गए हैं इस देश में जो कि सच दिखाते हैं और जो कि आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं। तो न्यूज़ क्लिक के बारे में आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से इन पर एक निशाना साधा जी गया था। जी। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, ये हर तरीके से अपने विरोध की आवाज़ों को दबाना चाहती है। इसलिए बहुत पॉपुलर है कि सरकार के विरोध में जो भी है उस पर ईडी, आईटी इनका हमला होता है। ये भी सरकार का एक भाग हो गए हैं। और न्यूज़ क्लिक जैसे जो भी पोर्टल हैं, वो भी एक सच्चाई की बात को समाज पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनको दबाने के लिए कोई अमेरिका के अखबार में कोई खबर आई थी कि न्यूज़ क्लिक का कोई चाइना से कुछ कनेक्शन है और उसके सिवा तो कुछ सबूत है नहीं। उसी बेसिस पे उन्होंने न्यूज़ क्लिक पर हमला कर दिया। न्यूज़ क्लिक अभी भी चालू है, याद रखिए न्यूज़ क्लिक चालू है। इतनी मुसीबतों के बावजूद वो चल रहा है। उनके मुख्य एडिटर पर काफ़ी बड़े आरोप लगे हैं, पर न्यूज़ क्लिक चल रहा है। और यही प्रतिरोध, सरकार की नीतियों का प्रतिरोध करना, विरोध करना, यही हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद हो सकता है। शुक्रिया सर टीम पोस्टिंग में आने के लिए। मेरा सवाल बस यहीं तक था। आगे हमारे कलीग जुड़ेंगे, एक दो सवाल उनके तरफ से भी रहेगा। जी, मैं आपके कलीग का सवाल लूँ उसके पहले आप एक ये बुक जरा इस पे दिखा दें। तो मैं ये भी बता दूं कि ये जो बुक है ये rampunyani.com पे उपलब्ध है। और ये बुक लिखने का मेरा उद्देश्य ये था क्योंकि आरएसएस बीजेपी जो दावा करती है कि वो हिंदू धर्म के लिए काम कर रही है, वो गलत है। वास्तव में वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर मनुस्मृति के मूल्यों को वापस लाना चाहती है। और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है, ये केवल मुसलमान और क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं है आरएसएस भाजपा। इनका उद्देश्य है दलितों को दबाना, आदिवासियों को दबाना, औरतों के अधिकार को कम करना और मजदूरों को अधिकारों को कम करना। इसके लिए एक तरफ से ये उनके प्रति ये सहानुभूति दिखाते हैं और नीतियां ऐसे बनाती हैं जिससे समाज के ये तबके कमजोर हो। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो है ईडी का और बाकी लोगों का हमला हुआ, तो उसी तरीके से आप जो बेबाकी से जो आप विरोध करते हैं गवर्नमेंट का, तो आपके खिलाफ ऐसा कुछ हुआ हो या कुछ धमकी आई हो, या फिर आपने कैसे हैंडल किया, या हम लोग कैसे हैंडल करें अगर हम लोग भी इसी रास्ते पर निकलते हैं, इसको लेकर के सर आप कुछ? देखिए ये बहुत कठिन सवाल है। मेरे ऊपर भी इस प्रकार की बहुत धमकियां आई थी। आज भी बहुत अपमानजनक बातें मेरे बारे में कही जाती हैं। तो अपमानजनक बातों को तो मैं इग्नोर करता हूँ, पर एक बार एक धमकी को मैंने सीरियसली लिया और मैंने पुलिस को कंप्लेन किया। तो पुलिस ने मुझे 2 साल के लिए प्रोटेक्शन दिया था। तो खैर ये थोड़ी बहुत रिस्क तो इसमें लेना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पर ये बात है कि अगर हम अपनी बात को तरीके से रखते रहे तो थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि खुद की सुरक्षा भी ज़रूरी है और बातों को ले जाना भी ज़रूरी है। तो इस बीच के एक रास्ते को लेकर आगे चलने की ज़रूरत है। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जमशेदपुर आप पहली बार आए हैं कि आ चुके हैं, और कैसा लगा जमशेदपुर? जी, जमशेदपुर पहली बार आया हूँ। वैसे तो रांची बहुत बार आया था मैं, और जमशेदपुर में आज जो मुझे आप जैसे दोस्तों को मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक मज़दूरों का शहर है और ये इसमें जो बहुत सारे आंदोलनों के बारे में मैंने सुना है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जमशेदपुर की जो सोच विचार है वो सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करके संविधान के मूल्यों को मजबूत करने की बात करेगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर टीम पोस्टिंग के साथ जुड़ने के लिए।